बीमा लेने में लोग हिचकिचाते क्यों हैं? बहुत सारे लोग मेडिक्लेम लेते हैं तो उसको लगता है अरे मैं मेडिक्लेम लूँगा तो मुझे बीमारी आ जाएगी। हुँ, कोई लोगों को टर्म प्लान लेते हैं तो उसको लगता है अरे मुझे कुछ हो जाएगा। हुँ, और कभी-कभी तो हम बोलते हैं नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी उसको पीछे करने के लिए भी लोग हाँ, हिचकिचाते हैं। रियल में अवेयरनेस नहीं होती है। करेक्ट। और मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आपके पास मेडिक्लेम है? तो लोग बोलते हैं कि हमें मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी हमें कुछ बीमारी आती है, इमरजेंसी आती है, जो हमारा एसेट है और फाइनेंशियल हमने जो एसेट करके रखा है, उसको टच करे बिना हम अपनी मेडिकल इमरजेंसी है वो फुलफिल कर सकते एक एलआईसी में और एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में सबसे अच्छा प्लान कौन-सा है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, वो एक ऐसी महिला के बारे में है जो कि एक प्रॉपर गृहिणी रही हैं। अब सिंपल जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे सिंपल हर महिला होती है जो अपने जीवन में सपने देखते हैं। लेकिन इन इन महिला की बात अलग इस तरह है क्योंकि उन्होंने किसी तरह से कोशिश करी कि जो भी चुनौतियाँ हैं जीवन में, उसको पार करके अपने लिए अपनी ज़िंदगी बनाएँ। मैं अलका जी की बात कर रहा हूँ जो कि एलआईसी में और मैक्स लाइफ में बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हमारे पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, उन सब कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। पिछले 19 साल से बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। अपनी खुद की कंपनी इन्होंने शुरू कर दी जो कि अलका वोरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई महिला हर चुनौती का सामना करके अपने जीवन का लक्ष्य चुन लेते हैं और उस पे हमेशा अपना प्रयास जारी रखते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी एंटायर पॉपुलेशन की, 143 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें 50% हमारी फीमेल पॉपुलेशन है। लेकिन होता क्या है कि जब हम जीवन में कोई भी संघर्ष पाते हैं, कोई प्रॉब्लम देखते हैं, तो हम बहानों की कोशिश करते हैं, बहाना ढूँढते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन अलका वोरा जी एक ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जो इस बात को काटते हैं और अपने लिए अपना रास्ता खुद ढूँढने की कोशिश करते हैं। अलका वोरा जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। तो मेरे दर्शकों के लिए जो भी सवाल होंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैं चाहूँगा कि आप वो सवाल ज़रूर कमेंट में पूछें और जो भी क्वेरीज़ होंगे वो पूछिएगा। मैं ज़रूर उनका जवाब बाद में भी दूँगा। ऐसा हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के दौरान मेरे से कुछ मिस हो जाए कोई सवाल पूछना, तो उसका सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो हम बात करते हैं अलका जी से। नमस्ते अलका जी। हैं। नमस्ते। मैं थैंक यू। दर्शकों को भी नमस्ते बोलना चाहूँगी। हाँ जी, थैंक यू आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत बिज़ी शेड्यूल है आपका। इंश्योरेंस में आई नो एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक डिमांड करते हैं कि हमें हर समय टारगेट अचीव करना है यस, और जो लोग उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उनसे उम्मीदें और बढ़ जाती है। यस, और राइट है। और वो उम्मीदें हम खुद से भी बनाने लग जाते हैं क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ को प्राप्त कर लिया है, तो हम उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, तो ऐसे डिमांडिंग और मौके में ऐसे जब हम इस परिस्थितियों में उलझे हुए रहते हैं, तो पॉडकास्ट के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू आप आए। थैंक यू। और आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपके जर्नी से करना चाहेंगे ओके। कि आपने ये जो आपका बैकग्राउंड है, आप फैमिली आपकी कहाँ से है और कहाँ को बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का आपने क्यों सोचा और ऐसा भी था क्या कि पहले आप कुछ और करना चाहते थे और फिर इंश्योरेंस आपकी ज़िंदगी में बना? यस, तो ये सब बातें हमारे दर्शक ज़रूर बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए, यस, तो आप ज़रूर बताएँ। यस। मैं एक्चुअल में अमरेली ज़िला से बिलॉन्ग करती हूँ और हम लोग वहाँ पे 7 सिस्टर थी, मैं सबसे लास्ट थी। हमारे एक बड़े ब्रदर थे हुँ। और वहाँ पे मैं एक ही ऐसी थी कि जिससे मैंने ग्रेजुएट किया हाँ, हाँ। और उसके बाद शादी के बाद मैं बॉम्बे आई हुँ, हुँ। और हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी हुँ। और हम लोग इतनी बहनें होने के साथ मेरे को कभी चेक बनना भी नहीं आता था। तो यहाँ पे जब भी मैं आई शादी होने के बाद, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताया कि अलका जी आप अलका बेटा तू चेक भर। मैंने बताया मुझे तो चेक भरना नहीं आता है। मैंने कभी हम लोग बैंक में पैसा रखने का पैसा होता है तो चेक भरना आता। तभी पापा ने मुझे बताया कि देखो ये जो सब काम है वो तो हर एक हाउसवाइफ कर सकती है। लेकिन आज ये सोच लो कि वो टाइम की बात है कि आप किसी को
100-200 रुपया देंगे या तो कम से कम आप 50,000 रुपया कमा सकते हो। तो मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज के ज़माने में आप 5,000 वाली कोई अपनी मैड रखो तो आप 5 लाख रुपया ईज़िली कमा सकते हो। करेक्ट। यस। और उसके बाद मैंने यहाँ छोटा-मोटा बहुत सारा वर्क किया, पार्लर ये वे बहुत सब कुछ किया। उसके बाद मेरे मिस्टर के एक फ्रेंड है मितेश भाई, वो मुझे मिले, उसने बताया कि भाभी आप इंश्योरेंस फील्ड में आइए, आप में बहुत सारी क्वालिटी है, आप में आप लोगों को बहुत कुछ समझा सकते हैं। मैंने बोला मेरे को ऐसा इंश्योरेंस का आई भी नहीं मालूम। लेकिन जब भी उसने बताया कि देखो आप बार-बार बोलते हैं कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, तो आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो तो आप ये फील्ड में आइए और वहाँ पे आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। और वो टाइम पे मैंने पहले तो ना बोल दिया, उसके बाद मेरी बेटी है, उसको एक ट्यूशन क्लासेस करना था, तो उसने मुझे बताया मम्मी मुझे क्लासेस करना है, तभी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और मैंने बताया कि ये कितनी उसकी कॉस्ट रहेगी, बेटी को पूछा तो उसने बोला 35,000। तो मैंने बताया कि अरे मैं पार्लर चला रही हूँ लेकिन मेरे पास 10,000 है, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, तो मैं किसी को भी बोलूँ कि लाख चाहिए 2 लाख कोई मना नहीं करता। लेकिन वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद के पैसे से उसको कराना है, तो मैंने मितेश भाई को वापस अप्रोच किया कि मुझे इंश्योरेंस फील्ड में आना है, लोगों की हेल्प करना है, साथ में अर्निंग करना है। और मैंने मैक्स कंपनी ज्वाइन किया, ये मेरी जर्नी है। और वहाँ पे मैं एजेंट एडवाइज़र के हिसाब से ज्वाइन किया। उसके बाद मैं हम बोलते हैं कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय बन गई। उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि मुझे एम्प्लॉय बनना है और मैं एम्प्लॉय बनी। तो वहाँ पे मैंने 7 प्रमोशन ले लिया, 18 फॉरेन टूर की और कम से कम 300 जितने अवार्ड अचीव किया और मैं मैनेजमेंट रोल में आई लास्ट में। और कंपनी ने बाद में रिटायर किया, जो मुझे प्राउड है कि बॉम्बे में मैं सेकंड पर्सन थी कि बॉम्बे में मैक्स की जितनी ब्रांच थी उसमें मैं रिटायर हुई और हमारी ब्रांच में मैं फर्स्ट थी। और रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि इतना सारा नॉलेज ये सब है तो मैं घर पे क्यों बैठना, और मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की अलका वोरा फाइनेंशियल सर्विसेज और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। उसमें मैंने हर कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ट्रैवल, लोन, एफडी, म्यूचुअल फंड, एस्टेट एजेंट सब स्टार्ट किया। उसमें मेरा पूरा फैमिली और मेरे जो बड़े लोग हैं उसका आशीर्वाद है और उसके सब लोगों ने मुझे हेल्प किया। मुझे बहुत खुशी है आपने अपनी उपलब्धियां बताई, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी उपलब्धियां भी नहीं बताते हैं, वो कहीं ना कहीं संकोच कर जाते हैं। लेकिन अपनी उपलब्धियां बताना ये हमारे कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। ये इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि हम उन लोगों को एक प्रेरणा बन सकते हैं जो लोग उम्मीद की दिशा नहीं देख पा रहे हैं, वो उम्मीद खो चुके हैं। तो आप जब अपनी उपलब्धियां बताते हैं तो उन महिलाओं के बारे में हम सोच सकते हैं जो अब आज की तारीख में आपको देखेंगे, सुनेंगे, तो उनमें वापस से वो आशा जागेगी। और जब वो ये जानेंगे कि एक गृहिणी जिन्होंने शुरुआत करी थी एज अ नॉर्मल एजेंट, जिन्होंने नॉर्मल नौकरी करी और फिर आज वो इतनी मेहनत कर करके वो MDRT बन गए हैं, तो हर महिला की अपनी जर्नी होती है वैसे तो, लेकिन उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ट्राई करना छोड़ दें, अपने सपनों को जीना छोड़ दें। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी सारी उपलब्धियां बताई। मैं अलका जी चाहूँगा कि हम ये जो पॉडकास्ट है इसको बहुत ही टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कवर करें, ताकि क्योंकि इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज की तारीख में ऑडियंस इसकी अहमियत नहीं समझ रही। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया में सबसे कम है। ज़्यादातर देशों में, बाहर के देशों में पेनिट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में तकरीबन 10 या 11% ही होगा। और हमारी जो जनसंख्या है उसकी हिसाब से ये बहुत ही कम नंबर है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम उन क्वेश्चंस को कवर करें जिन क्वेश्चंस का मायने बहुत रहता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, और हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस में क्या गलतियां कर जाते हैं लोग, और इसके अलावा कि हम
इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ों को हमें कवर करना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं और कौन से टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि Okay. हम एज अ लेमैन बहुत सी चीज़ें समझते नहीं हैं और हम पूछते भी नहीं हैं, Yes. और क्योंकि वो जानकारी है नहीं तो हम उसकी अहमियत समझते नहीं हैं। Yes. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करें। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये है कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं? देखो, बीमा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। जो जीवन बीमा रहते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं कि उसमें गारंटेड बीमा रहता है, यानी कि एंडोमेंट रहता है, यूलिप रहता है, टर्म रहता है, उसमें बिजनेस इंश्योरेंस रहता है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रहता है, HUF रहता है। तो ये अलग अलग तरीके से इंश्योरेंस अपना रहता है। और हम हेल्थ बीमा की बात करें तो उसमें तो हमारा हेल्थ रिलेटेड रहता है, और जनरल इंश्योरेंस रहता है जो हम बोलते हैं कि कार इंश्योरेंस या अपने पास स्टॉक है, वॉटेवर, ये सब इंश्योरेंस रहता है। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस रहता है। राइट। तो बेसिकली दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक या तो लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, या जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। या तो और सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। यस। तो बीमा उद्योग से शुरुआत कैसे हुई आपकी? इस करियर को चुनने की प्रेरणा क्या थी? मतलब आपने अपना पूरा जर्नी बता दिया, या आपने ये बताया कि आपने इस लाइन में आप क्यों आए, आपका या बैकग्राउंड क्या था, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या यस। थी, ये सब आपने बताया। लेकिन ओवरऑल आपका मेन कारण क्या था कि आपने ऐसी कौन से मोमेंट पे ये जानने की कोशिश की कि मुझे कुछ तो अपने लिए करना चाहिए? यस। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारी महिलाएं अपने बारे में ज़रूर सोचते होंगे और किसी कठिन वक्त में अपने आप को रोक लेते होंगे और कोशिश नहीं करते हैं कि वो काम करें। और आपकी ज़िंदगी में भी वो सारे पल आए होंगे जैसे अधिकतर औरतों के जीवन में आता है, बराबर। लेकिन आपने तय किया कि मैं अपने जीवन को बदलूंगी। यस। तो ऐसा कौन सा टर्निंग मोमेंट था जिस मोमेंट में आपने फैसला किया कि मुझे ये काम करना है? देखो, पहले तो मैंने पहले बताया कि मेरी बेटी को जो करना था हाँ उसके लिए मैं आई। दूसरा हाँ एक ये हुआ कि हमारे जो एक नेबर थे बाजू के बिल्डिंग में, उसकी देहांत हो गई। अच्छा। तो जब भी उनके परिवार वाले हाँ जो रो रहे थे, और उसको तब भी तो हर एक को दुख होता है, ये बात तो सही है। लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी, उसको लग रहा था कि मैं अभी, मेरे बच्चे इतने छोटे, मैं कैसे कर पाऊंगी। तभी मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत बार बहुत सारी बुकों पढ़ी थी और मुझे पता था कि इंश्योरेंस एक फैमिली सिक्योरिटी रहता है। तो तभी तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये वर्क करना चाहिए कि जिससे मैं लोगों की फैमिली की सिक्योरिटी कर पाऊँ। करेक्ट। तो मैंने वही टाइम पे मितेश भाई को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मुझे जॉइन करना है। राइट राइट। और मुझे एक था कि मुझे तो, मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मैंने सोच लिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम Right. कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। और मुझे करना ही है। और हमें कभी ऐसा लगता है कि हम जॉइंट फैमिली है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि जॉइंट फैमिली में आसानी से कर सकते कि हमें टेंशन नहीं रहता है पूरा। तो हमारे जो फैमिली वाले रहते वो हमें संभाल भी लेते हैं, तो हम आसानी से कर लेते हैं। और ऐसा है कि जब भी हमने कुछ पढ़ाई किए हैं तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। करेक्ट। खाली हम हाउस वाइफ बन के क्यों रहे, हाँ हाँ हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। हाँ। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँ कि जब भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जॉब को बिजनेस की तरह करो और बिजनेस की जॉब की तरह करो, अच्छा। तो हमेशा आप सक्सेस होगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि या जॉब को बिजनेस की तरह करो और बिजनेस को जॉब की तरह। यस। ये मूल बात है इस या पूरे संघर्ष की। या तो आप, ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आपको ये लगा कि अब मैं इस इंडस्ट्री में अच्छा कर रही हूँ? क्योंकि हम मेहनत करते हैं या लेकिन हमें सफलता बहुत बार नहीं मिलती। छोटी छोटी सफलता तो मिलती है लेकिन बड़ी सफलता नहीं या मिलती। तो क्या वो MDRT वाला मोमेंट ही था जिसमें आपको लगा कि हाँ अब मैंने कुछ प्राप्त किया है, या उससे पहले भी कोई उपलब्धि बहुत बड़ी थी? यस, जब भी मैंने ज्वाइन किया तभी मैंने पहले ही साल में 100 एप्लीकेशन कर दिया था, हाँ जी 2 ही मंथ में। करेक्ट। और उसके बाद मैंने हमारे इधर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता है वो हाँ भी कर लिया। तो मैंने बहुत सारा वर्क किया था, जैसे हम्म हम बोलते हैं कि मैंने पार्लर चलाया, बहुत सारी चीज़ों का सेलिंग किया। लेकिन ये मैक्स कंपनी में आने के बाद जो मुझे सफलता मिली, अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, तो मुझे लगा कि ये मुझे करना है। और वो मोमेंट है वो कभी नहीं भूल पाती। तो मुझे आगे जाने की
मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिला। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सफल ही रही, कभी हमारे इधर ऐसा भी आता है कि अपना काम कम हो जाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब भी हमारा काम कम होता है या तभी हमें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी काम नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भी हमारे से नहीं होता है तो हमें और जोर से काम करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब भी हम चलते हैं तो हम गिर जाते हैं, तो हमें थोड़ा खून निकल जाता है, तो हमारे सोचते हैं अरे मुझे खून निकल गया, अभी मुझे बैठ जाना है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही। लेकिन हम पॉजिटिव वैसे ये सोचें कि चलो इतना ही खून निकला ने, मैं आगे चलूंगी तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और मैं आराम से वो जो मेरे को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाऊंगी, तो हमारा जो गोल है वहाँ हम पहुँच पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और काम करते कुछ भी करते तो सफलता असफलता तो आती रहती है, लेकिन उसमें हमें खुद सेल्फ मोटिवेशन होके आगे बढ़ना चाहिए। राइट। और अलका जी, टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बताएं, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है? टर्म इंश्योरेंस यानी कि फैमिली की सिक्योरिटी। आज क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर आपने जैसे बताया 96% इंश्योर्ड नहीं है, तो इंश्योरेंस में आप और कुछ ले या नहीं ले, लेकिन एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जो घर के मेन सदस्य होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड विनर, उसको कम से कम जो अपनी अर्निंग है उसका 30 टाइम 25-30 टाइम उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस है वो एकदम स्मॉल अमाउंट में बिग इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो उससे कभी भी बाय चांस कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो फैमिली को एक सिक्योरिटी मिलेगा। आज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि कोई किसी की एज है 25, मान लो वो 60 ईयर्स तक वर्क करने वाले या 30 एज है 60, तो 30 साल वो अभी वो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो कम से कम वो 3 CR कमाने वाले हैं या 6 CR कमाएंगे, लेकिन बाई चांस उसको कुछ हुआ तो उसकी फैमिली को वो लॉस, आर्थिक लॉस होगा। उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकती, तो आर्थिक लॉस, तो उससे कम से कम 6 CR का इंश्योरेंस लिया होता तो उसकी फैमिली को आर्थिक सफ़र नहीं करना पड़ता, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाती। तो इसी को शायद वो ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं, है ना? तो ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू की अगर हम डेफिनेशन जनता को बताएं तो डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि हर इंसान जब कोई इंश्योरेंस लेता है तो वो बस आज की हिसाब से अपने आप को इंश्योर करने का सोचता है। वो फ्यूचर में जो उसका जो इनकम जनरेशन का सोर्स है, जैसे वो अगर आज 30 साल का है तो अमूमन लोग 60 साल तक तो काम करते हैं, तो अगले 30 साल तक उनको काम करना है, उस हिसाब से उस 30 साल के हिसाब से उनको सम अश्योर्ड रखने की ज़रूरत होती है। लोग अमूमन गलती ये कर देते हैं कि वो सिर्फ जो उनकी करंट उम्र है और जो करंट इनकम है उसके आधार पे वो सम अश्योर्ड जितना इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू क्या होता है और ये जो रिटायरमेंट एज तक उनका जो इनकम जनरेशन का सोर्स है ये कितना बड़ा आधार बनता है इंश्योरेंस के सम अश्योर्ड को तय करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मान लो आज 30 की एज है और आज के जनरेशन वाले नहीं सोचेंगे मैं 60 ईयर्स तक काम करूँ, मान लो वो सोचेंगे मैं 50 ईयर्स यानी कि 20 साल में काम करूँगा। तो आज मान लो 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन इंक्रीज तो होने वाला है, लेकिन हम काउंटिंग करके आज की वैल्यू, तो वो आज 10 लाख रुपया कमाने वाले तो वो 20 साल में कितना कमाएंगे? वो सम अश्योर्ड वो उनका सम अश्योर्ड होगा। और कंपनी भी उसका जो इनकम है उसके 25-30 टाइम्स देगी, उसमें एज के हिसाब से भी रहेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपकी जॉब लगती है या आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और तभी से ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, जिससे आपको बिग इंश्योरेंस कवर कम प्रीमियम में मिल जाएगा और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी आप पहले ही दिन से कर रहे हो। अच्छा, बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोग जानते नहीं है, तो आप बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में बताएं कि बिजनेस इंश्योरेंस होता क्या है और ये कितना ज़रूरी है? देखो, बिजनेस इंश्योरेंस होता है वो आज हम बोलते हैं पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी है वो बिजनेस इंश्योरेंस लेते हैं, वो अपने एम्प्लॉय के लिए लेते हैं। तो एम्प्लॉय है उसको साथ लॉन्ग टर्म टिकता है। दूसरा है कि
उसको रिटेन करने में भी, एम्प्लॉय को रिटर्न करने के लिए भी हेल्प होता है। सेक्शन 37A के 1 के हिसाब से ये बिजनेस इंश्योरेंस बहुत वर्क करता है। और बिजनेस इंश्योरेंस से आज मैं बोलूँगी कि एम्प्लॉय को हम हेल्प कर सकते हैं। और आज एक ये भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि मान लो एक पार्टनरशिप कंपनी है, उसमें 2 पार्टनर है, उसने 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है और दोनों वर्क कर रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो उनको मिल रहा है। लेकिन कल बाय चांस एक पार्टनर है, उसका डेथ हो जाता है, तो क्या होता है कि जो जिंदा है वो पार्टनर को, उसकी फैमिली को तो अपना प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा और वो अकेला वर्क कर रहा है। तो उसने, दोनों पार्टनर ने इंश्योरेंस कवर लिया होता है, तो क्या होता है वो जो भी 2.5 करोड़ रुपया आ रहा है तो वो उसकी फैमिली को वो दे सकता है, फैमिली को भी सिक्योरिटी मिलेगी और उसको भी अपने बिजनेस से ज़्यादा पैसा निकालना नहीं पड़ेगा और उसको भी हेल्प मिलेगी। तो ये बिजनेस इंश्योरेंस है, वो लेना ही चाहिए। और उसमें जो अपना बोलते हैं कि टैक्स में भी हमें ये, यानी कि टैक्स बेनिफिट नहीं बोल सकते, लेकिन उससे बेनिफिट, बिजनेस इंश्योरेंस लेने से एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है। और आज की तारीख में मैरिज वुमेन एक्ट जो है, MWA जो ये एक्ट, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि अधिकतर लोग लोन ले लेते हैं और जो लोन की जो रीपेमेंट है फिर वो फैमिली पे आ जाती है। इनकेस अगर कुछ जो पर्सन है जो कमाने, ब्रेड एंड बटर अर्नर वाले जो हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर उनके फैमिली को वो प्रॉब्लम आती है कि वो उनको पे करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी में 2 तरीका है। एक तो मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 6 के हिसाब से हम देखेंगे तो उसके अंदर मेन ये होता है कि कब जो बिजनेसमैन है उसको कभी ऐसा लॉस होता है अपने बिजनेस करने में, और तो ये जो एसेट है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी वो अनटचेबल एसेट है। उस तो ये इंश्योरेंस लेने से उसकी बीवी और बच्चे को वो सिक्योर कर सकता है फाइनेंशियली, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली ए मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट वर्क करता है। तो आप कह रहे हो कि मैरिड वुमेन एक्ट जो है ये एक तरीके से सिक्योरिटी देता है वाइफ को और बच्चों को कि कल को अगर डेथ होती है तो उस केस में उनकी फैमिली पे बात नहीं आएगी। एक तो बिजनेस का जो लॉस हुआ तो वो जो एसेट है, वो एसेट जो प्रॉपर्टी है वो कोई उनसे छीन नहीं सकता। एक तो ये चीज आप कह रहे हो, और दूसरी चीज ये है कि अगर उनको कोई चीज, उन्होंने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन पे करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं रहेगी, और जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उन फैमिली को मिलेगा, वो फैमिली को मिलेगा। इंश्योरेंस और लोन है वो जो पॉलिसी ली रहती है वो उसको असाइन किए करते हैं। जब भी कोई लोन लेता है बंदा तो कभी किसी की डेथ होती है तो वो पॉलिसी असाइन किया हो, उसमें जो भी भरपाई करने की रकम है वो जो कंपनी से लोन लिया है उसमें से ले लेते, बाकी का पैसा उसको फैमिली को दे देते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टर्म प्लान भी लेना चाहिए। तो अलका जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो MWP का जो एक्ट है इसमें एक तो ये है कि वो एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये कि वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो फैमिली को मिलेगा इन केस ऑफ कोई लाइबिलिटी अगर होगी भी। तो क्योंकि ये क्लॉज को उन्होंने साइन किया है इस वजह से उनको फैमिली में दिक्कत नहीं आएगी, वो इंश्योरेंस का पेमेंट उनको मिलेगा। यस, आपकी बात सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोन लिया है या वॉट एवर प्रॉपर्टी है तो भले उसने लोन लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी फैमिली वाले ब्रदर सिस्टर बोलेंगे ये मेरी प्रॉपर्टी है तो उसने लोन लिया है, तो वो मनी है वो उनकी बीवी या बच्चे को ही मिलेगा, तो उसको बेनिफिट होगा। और मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए? देखो आजकल के मैंने बहुत बार सर्वे किया। आज मेरी ऑफिस है चारकोप में, वहाँ पे भी मैंने सर्वे किया तो सर्वे करने के बाद मुझे पता चला कि आज इंडिया इतना ग्रोइंग है हमारी इंडिया, तो भी लोगों में इंश्योरेंस मेडिक्लेम के लिए अवेयरनेस नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आपके पास मेडिक्लेम है, तो लोग बोलते हैं कि हमें मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन
जब भी हमें कुछ बीमारी आती है, इमरजेंसी आती है, तो हमारे जो हमारा एसेट है और फाइनेंशियल हमने जो एसेट करके रखा है उसको टच करे बिना हम अपनी मेडिकल इमरजेंसी है वो फुलफिल कर सकते हैं। राइट। इसलिए हमें मेडिक्लेम लेना चाहिए। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे पास मेडिक्लेम होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास टर्म प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है वो कीजिए। ये हमारा बोलते हैं ना कि हमारा मेन जब भी हम इमारत बनाते हैं तो हमारा मेन पाया है। हाँ हाँ। और अगर क्लेम नहीं मिलता है तो इसमें पैसा रिटर्न होता है? देखो, क्लेम नहीं मिलता है मेडिक्लेम में तो कभी पैसा रिटर्न नहीं होता है और क्लेम नहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं होता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लेम कभी नहीं मिलता है। जब भी ये बोलूँगी कि जब भी हमारे क्लाइंट हो तो मैं क्लाइंट को भी बताती हूँ और मैं खुद ट्रांसपेरेंसी रखती हूँ और क्लाइंट को भी बोलती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। चाहे किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, तो बहुत सारे बोलते हैं अभी मेरे को 2 महीने से ही आया डायबिटीज़, तो क्लाइंट को लगता है कि नहीं, लेकिन जब भी डायबिटीज़ है, बीपी है, उसके रिलेटेड कुछ बीमारी आती है तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। करेक्ट। लेकिन तभी लोग अपना फॉल्ट नहीं बोलते कंपनी खराब है या मैंने नहीं लिया तो मुझे खराब है, ऐसे बोलेंगे। तो मैं ये चाहूँगी कि हम भी जो उसको फैसिलिटी मिलता है वो परफेक्टली बताना चाहिए और उन लोगों को भी बोलना है कि ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपको कोई भी बीमारी है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है तो आप हमें क्लियर कर बता दीजिए। राइट। साफ साफ बोलना जरूरी या है। और मेडिक्लेम में कभी रिटर्न तो मिलता ही नहीं है। जैसे हमें टर्म प्लान में रिटर्न नहीं मिलता ऐसे मेडिक्लेम में भी रिटर्न नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि मेडिक्लेम में हमारे रिटर्न नहीं मिलता है तो हमें खुशी होना चाहिए कि मेरा पैसा कोई और यूज़ करे और मुझे कभी रिटर्न नहीं मिले। राइट। और 15 साल पहले और अब में क्या फ़र्क आ गया है और इंश्योरेंस पहले में? कैसा था इंश्योरेंस 15 साल 20 साल पहले ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस था। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। अभी के जनरेशन के हिसाब से ऐसा बनाया गया है कि शॉर्ट टर्म में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जल्दी रिटर्न चाहिए। और पहले लोग ये मानते थे कि इंश्योरेंस यानी कि जीने के साथ और जीने के बाद दोनों रहता है, तो लोगों को लगता है जीने के बाद। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगी कि आज के जनरेशन को ये चाहिए कि मुझे अपना पैसा खुद में यूज़ कर सकूँ। तो आज के इंश्योरेंस से वो टेलरमेड प्लान बनाया गया है, तो जिसको जो चाहिए वो हिसाब से कंपनी ने बनाया है। इतना फर्क है। तो क्लाइंट की कौन सी रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट समझने के लिए आप कौन सा, मतलब उनकी अगर रिक्वायरमेंट हम समझना चाहें तो ऐसा कौन सा टूल यूज़ करते हैं? यस, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। बढ़िया कि जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि चलो ये प्लान दे दो। हम क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उसकी नीड एनालिसिस करते हैं और नीड बेसिस सॉल्यूशन हम देते हैं। तो नीड बेसिस सॉल्यूशन से हमें पता चलता है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो वो हम उसको ये सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो हम मेन तो है फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपने किसी क्लाइंट की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा हो जिनमें आपने उनकी मदद करके उनको बहुत अच्छा फील हुआ है? ऐसा कोई मोमेंट आपके जीवन में देखो, ऐसा तो बहुत सारा मोमेंट हुआ है इतना 20 साल की जर्नी में। हाँ जी, हाँ। लेकिन मैं आपको दोनों बताना चाहूँगी कि एक हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एवरी ईयर क्लाइंट का रिव्यू करते हैं। लेकिन मेरा एक क्लाइंट है वो मोस्टली ज़्यादा करके वो आउट ऑफ इंडिया रहता है और उसकी वाइफ को इतना इंटरेस्ट नहीं रहते थे। तो हम जब भी जाते तो बोला हमने जो लिया है वो परफेक्ट है, कुछ भी हमें समझने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बेटे का हायर एजुकेशन था और मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था, बोला कि अभी तो मेरे को थोड़ा टेंशन है, भले मैं अच्छा कमाता हूँ पर थोड़ा टेंशन है। तो मैंने बताया क्या है आपको टेंशन? तो बोला कि कम से कम मुझे 20 लाख मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए पे करना है। तो मैं बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको क्यों टेंशन लेते हैं? आपने जो भी बीमा खरीदा है उसमें से आप पार्सल विड्रॉ भी कर सकते हो और उसमें से आपको आराम से 15 लाख मिल सकता है। तो वो तो बहुत खुश हो गया और उसने बोला कि अच्छा हुआ, मैं तो लोन लेने का सोच रहा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा बड़ा टेंशन है, तो आपने मेरा टेंशन कम कर दिया।
और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे क्लाइंट हैं, उससे मेरे को मैं उसको बहुत फ़ॉलो-अप कर रही थी। मेरा रेफ़रल क्लाइंट था और उसको फ़ॉलो-अप कर रही थी। लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बताया कि मुझे इंश्योरेंस लेना है। एक दिन उसका अचानक फ़ोन आया कि मुझे बीमा खरीदना है, आप आ जाओ, मेरे को टैक्स बेनिफिट वो अभी कम से कम 8-10 साल पहले की बात है। उसने बोला कि मेरे को टैक्स बेनिफिट के लिए लेना है, मेरी ऑफ़िस में जाओ, वहाँ पे चेक रखा है और आपको जो भी चाहिए वो बता दो, तो मैं वहाँ पे रख दूँगा बाद में। तो मैंने बोला कि ऐसे हम कभी किसी से बीमा लेते नहीं हैं, आप मुझे मिलेंगे तभी मैं बीमा आपको दूँगी। तो बोला कि नहीं, मुझे सब कुछ पता है, आप दे दीजिए। मैंने बोला कि सॉरी, आप दूसरे से ले लीजिए। वापिस उसने बोला कि ठीक है, आप आ जाओ, मैं आपको 20 मिनट देता हूँ। उसने मुझे 20 मिनट्स दिया, मैंने उसको समझाया और उससे बीमा खरीदा और उसने तो टैक्स बेनिफिट के लिए लिया था और वो बंदा ऐसा था कि उसको फुर्सत ही नहीं थी कि घरवाले को कुछ भी बताए अपनी बिज़नेस के बारे में ये कुछ। और उसका 2 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। सॉरी 2 साल भी नहीं हुआ, 3-4 महीने में ही, हाँ, वो दूसरा क्लाइंट था। ये इसका 3-4 महीने में एक्सीडेंट हो गया। भी मेरे हम जब भी मिलते तो अपना कार्ड देते, विजिटिंग कार्ड। तो वो क्लाइंट की एक्सीडेंट से देहांत हो गई और उसकी बेबी ने जो अपना घर साफ सफाई कर रहे थे तो मेरा कार्ड निकला और उसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपसे कुछ मेरे मिस्टर ने ख़रीदा है और वो रोने लगी। तो मैंने बोला, "आप क्यों हो आप?" मैंने तो उसको पॉलिसी दे दिया है, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया? उसने बताया, "मेरे मिस्टर अभी ये दुनिया में नहीं रहा।" तो मेरे तो बच्चे अभी एक 1 साल का है, 3 साल का है, अभी मैं कैसे हैंडल करूँ? मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ। तो मैंने बताया, "आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर आ रही हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।" मैं उसके घर गई, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी मैंने बहुत सारी हेल्प की, पुलिस चौकी में जाके भी। और मैंने उसको बताया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसका कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है। और मैंने उसका सब सॉर्ट आउट करके उसको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिलाया। और उसका जो बिज़नेस था, तो मैंने उसकी वाइफ़ को बताया, "आप ये बिज़नेस क्यों नहीं सँभालेंगे?" वो बोला कि अभी तो मेरे को ये बिज़नेस करना नहीं है, वाइंड अप कर लेना है। तो मैंने उसको समझाया कि आप वाइंड अप मत कीजिए, मैं भी एक हाउसवाइफ़ थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो काम करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक आध 2 महीना में और उनकी सिस्टर उसके ऑफ़िस में बैठे, उसको समझाया, मोटिवेशन कराया, उसके बिज़नेस में हेल्प किया। और आज वो लेडी मुझे बोलती है, "यू आर माय गॉड।" और उसने इतना बड़ा बिज़नेस किया कि उसका मिस्टर के एम्प्लॉयी 10 थे, आज उसके पास 30 एम्प्लॉयी होते थे, हो गए। और उसके बाद वो फ़ॉरेन गई और वहाँ पे भी वो बड़ा बिज़नेस कर रही। तो मुझे वो बात की इतनी खुशी हुई कि किसी की लाइफ़ में हमने बदलाव लाया। सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको इंस्पायर किया अच्छा काम करने के लिए। यस। कभी जैसे बीमा के लिए आप फ़ोन करते हो तो क्लाइंट अगर आपको कह देते हैं कि समय नहीं है या हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं है यस। और क्यों कराना है बीमा, तो आप उस तरह के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते तो हो? ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। हाँ। और क्लाइंट की क्या है कि कवरेज कभी नहीं होती है, कभी उसके पास रियल टाइम नहीं होता है, ऐसा होता है। लेकिन मैं क्लाइंट को बताती हूँ कि आपको एक अपनी फैमिली को प्यार करते हो सच्चे दिल से, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जिसको टाइम नहीं है वही हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट बनते हैं। तो उसको ही वो सक्सेसफुल रहते, इसलिए मैं उसको मिलना चाहती हूँ। तो उनको हम मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि आपका जो ये मैनेजमेंट है फाइनेंस का, हाँ, हाँ। वो आपको करना पड़ेगा फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो लोग बाद में हमें मिलते हैं, अलग-अलग तरीके से हम ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। और कोई बोलते हैं मनी नहीं है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आज के बाद आपको ये वर्ड्स बोलना नहीं पड़े, इसलिए मैं मिलना चाहती हूँ। और सही में हम क्लाइंट के पास जाते हैं, उसका पोर्टफोलियो देखते हैं, तो उसको बाद में कि कितनी अभी रिक्वायरमेंट बाकी है, क्योंकि आज एक आदमी कम से कम 7 टू 8 टाइम अपनी लाइफ में इंश्योरेंस ले सकता है। तो उसको समझाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट अभी बाकी है और क्लाइंट है वो रेडी हो जाता है। ऐसा कोई अगर क्लाइंट बोले कि बहुत महँगा है प्लान, तो फिर आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखो, हम उसको बोलते हैं कि महँगा, आज हम बोलते हैं कि महँगा है, लेकिन रियल में आप अपनी वैल्यू देखेंगे अपनी, और कल वही पैसा आपको 2 गुना 3 गुना रिटर्न देंगे बच्चे के एजुकेशन में, मैरिज में, तो वो महँगा नहीं रहता है।
वो एकदम छोटा सा अमाउंट बन जाता है, तो क्लाइंट भी खुश हो जाता है कि रियली ये राइट है। करेक्ट। तो अलका जी, जैसे बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे लोग हमें देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में बहुत मेहनत भी करते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो आप कुछ टिप्स बताएं एमडीआरटी बनने के लिए या फिर कोई सफल एजेंट बनने के लिए, कि वो अपना इस तरह से काम करें कि वो उस दिशा में आगे बढ़ पाएँ और सफल हो पाएँ। देखो, एक ही मैं बोलना चाहूँगी हुँ, कि ये जो फील्ड है या हुँ, कोई भी फील्ड हो हुँ, सेल्स का, हाँ, उसके अंदर जब भी हमें ना सुनने की आदत नहीं डाली तो हम सक्सेस नहीं बने। राइट। और एक ही चीज़ बोलूँगी, अनसक्सेस लोगों ने जो नहीं किया वो हमें करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी राइट। और हमें एक ऐसा है कि हमें रोज़ हुँ, कम से कम 3-4 क्लाइंट या कम से कम मिनिमम 2 क्लाइंट को मिलो, हाँ, तो आप महीने में कम से कम 60 क्लाइंट को मिलेंगे, तो आराम से 5-6 लोगों को आप उसकी फैमिली को आप कवर कर पाएँगे और आप सक्सेस होंगे। राइट। ऐसी कोई गलतफ़हमी अगर हो किसी को इंश्योरेंस को लेके, तो आपके हिसाब से अभी मार्केट में क्या है? लोगों को क्या गलतफ़हमियाँ हैं इंश्योरेंस को लेके? एक्चुअली हम बोले ना, तो जब भी लोगों को मिलता है हुँ, तभी वो लेना नहीं चाहते, हुँ, जब भी चाहिए तभी मिलता नहीं है। राइट। आज मैं बहुत सारे क्लाइंट को मेडिक्लेम के लिए फ़ोन करते हैं तो वो ना बोलते। हुँ, जब भी उसको बीमारी आती है हाँ, तो वो बोलते हैं मुझे मेडिक्लेम चाहिए, हाँ, तभी मिलता तो है, लेकिन वो रिलेटेड बीमारी जैसे डायबिटीज़, बीपी, हुँ, अटैक, कुछ भी वो रिलेटेड कुछ बाद में वापस बीमारी आती है तो उसका पैसा उसको नहीं, मिलता नहीं। तभी उसको लगता है कि मैंने गलती कर दी, हुँ, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। राइट। और मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी हुँ, कि आज हमारे पास मोस्टली हुँ, हमारे क्लाइंट के पास 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख से ज़्यादा मेडिक्लेम नहीं है, हुँ, तो एक अभी ऐसी फैसिलिटी है उसमें टॉप अप कर सकते हैं। हुँ, और वो टॉप अप है, हुँ, वो आप 1 सीआर का भी करते हो तो उसमें खाली प्रीमियम आता है 4 टू 5,000। हुँ, जो आज मैं बोलूँगी एक फैमिली जब भी होटल में जाती है तो उसका बिल कम से कम 6-7,000 आता है। राइट। तो एक बार होटल में मत जाइए, हुँ, लेकिन आपका मेडिक्लेम 1 सीआर का कर लीजिए। राइट। और दूसरा एक चीज़ ये है हुँ, कि आज के मोस्टली यंग जनरेशन है, उसको मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी वो स्टार्टिंग करते हैं आपका बिज़नेस का, आपका जॉब का, तभी उसके पास लायबिलिटी बहुत कम रहती है। हुँ, जैसे उसका मम्मी-पापा है, वो घर का एक्सपेंस निकालते हैं, तो उसकी जो इनकम है, वो बहुत सारा सेविंग वो कर सकते हैं। तभी उसको मेडिक्लेम है हुँ, या टर्म प्लान है, वो ले लेना चाहिए। या चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो वो 7-8 साल अपना पहले का वो यही वहाँ पे इन्वेस्ट करें, बाद में वो आराम से जिंदा अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। राइट। अभी इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बढ़िया कंपनी आपके हिसाब से कौन-सी है? देखो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहूँगी कि ये कंपनी बढ़िया है, हाँ, हाँ। ये कंपनी, सब कंपनी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि जो अच्छी नहीं होती है। राइट। हम जो पॉलिसी ले वो सब कंपनी बढ़िया है, हाँ जी। सबका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा रहता है। एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप कुछ भी बीमा परचेज़ करते हो तो ट्रांसफ़र से ही रखिए और आपके एजेंट को भी बोलिए कि आप हमारे साथ ट्रांसफ़र से रखो, तो आपको क्लेम मिलने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ब बच्चों के लिए कौन-सी पॉलिसी अच्छी है? देखो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्लान रहते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान कंपनी ने बनाया है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। किसी को तुरंत ही पैसा चाहिए, तो आज ऐसी कंपनी है, सब कंपनी ऐसी है कि उसको 7 डेज़ में पैसा देती है। तो एवरी ईयर बच्चे के एजुकेशन में फर्स्ट से लास्ट तक पैसा मिले। कभी ऐसा भी होता है कि लमसम चाहिए उसके हायर एजुकेशन में। हुँ, तो अपने को कैसा होता है कि जब भी आप कोई भी चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना मनी को, और थोड़ा इन्वेस्ट यूलिप में कीजिए, थोड़ा गारंटेड में कीजिए, तो आपको भी रिटर्न अच्छा मिलेगा और आपकी जो भी गोल रहेगा, जो भी ज़रूरत रहेगी, वो पूरी होगी। और सर्वाइवल बेनिफिट के हिसाब से कौन-सा अच्छा प्लान है? जिसमें सर्वाइव अगर करते हैं, नॉर्मली इंश्योरेंस को देखा जाता है कि मृत्यु पे फैमिली को पैसा मिलता है, लेकिन अगर कोई जीवित रहता है उस टर्म के लिए, जिस टर्म के लिए पॉलिसी ली जाती है, तो ऐसे स्थिति में सर्वाइवल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी कौन-सी है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि रिटायरमेंट प्लान ले लीजिए। हाँ जी। तो कभी-कभी लोगों को लगता है कि मुझे रिटायरमेंट प्लान 40-50 ईयर्स में लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको छोटी एज में रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। राइट।
उसकी वजह ये है कि जितना आपके पास ज़्यादा टाइम है, इतना आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब भी आपके पास टाइम कम है, आप 40 में या 50 में इन्वेस्ट करते हो रिटायरमेंट, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो पहले से ही आपको रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए, जिससे कभी आपको बच्चे के पास भी हाथ फैलाना नहीं पड़े। और आपको, मैं तो यही बोलना चाहूँगी दर्शकों को कि रिटायर होने के बाद आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करना है। करेक्ट। और ऐसी कोई पॉलिसी जो कि टर्म प्लान में बहुत अच्छी पॉलिसी हो, टर्म प्लान के हिसाब से? देखो, टर्म प्लान में हर एक टर्म प्लान अच्छा ही रहता है। टर्म प्लान में रिटर्न वाला रहता है, विथ आरओपी, विदाउट आरओपी। वो क्लाइंट की नीड के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन आजकल के लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे 60 ईयर्स का ही टर्म प्लान चाहिए, यानी कि मेरी एज 60 हो। लेकिन मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि 80, 85 जो भी लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, वही ज़्यादा लोग, कम से कम 85 ईयर्स, 90 ईयर्स तो लोग, भले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आदमी का मरने का चांसेस ज़्यादा 55, 60 के बाद ज़्यादा रहता है। और आज तो बोलते हैं ना कि साइंस भी इतना आगे बढ़ गया है कि लोग लंबा ज़िंदा रहते हैं। तो हमें कम से कम 80, 85, और आज 2 लोग हैं फैमिली में, तो किसी को पता नहीं है कि कौन पहले जाने वाला है। तो जो दूसरा रहेगा, उसको सिक्योरिटी तो मिल जाएगा। राइट। तो एलआईसी में एक एलआईसी में और एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में सबसे अच्छा प्लान कौन सा है? देखो, मैं कभी, आप मुझे ये बोले अच्छा, अच्छा। कि एलआईसी या मैक्स या बिरला बजाज, मैं बोलूँगी सबका प्लान बेहतर है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। आज मैं तो हर एक कंपनी के लिए काम कर रही हाँ, हूँ, सही बात। पर ऐसा नहीं है कि यही का प्लान अच्छा है, सब प्लान अच्छा ही होता है। राइडर के बारे में थोड़ा बताएं, राइडर्स क्या Yes. होता है और राइडर्स में क्या चीज़ को, हमें कौन सा राइडर लेना चाहिए? या एक तो हमारा होता है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो एक्सीडेंट से आदमी की डेथ होती है, तो मान लो आज उसने 5 लाख का या 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया, और एक्सीडेंट बेनिफिट भी 50 लाख का लिया, तो उसको एक्सीडेंट से जब भी उसका देहांत होता है तो उसको 1 CR मिलता है। 50 लाख बेसिक और 50 लाख। तो और दूसरा है एक्सीडेंट, ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है जैसे 2 आँख चली गई, 2 हाथ काम नहीं कर रहा है, 2 पैर, ऐसे में कंपनी उसको 50% पहले देती है, 50% बाद में देती है। तो वो एक्सीडेंट पॉलिसी हो गया। दूसरा होता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। जैसे आज कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं, तो उसको वेवर ऑफ प्रीमियम, उसको कुछ होता है तो उसके बिहाफ में कंपनी प्रीमियम पे करती है, और उसको बेनिफिट मिलता है। तो एक वेवर ऑफ प्रीमियम भी रहता है। क्रिटिकल इलनेस वाला भी राइडर रहता है। तो ऐसी कोई क्रिटिकल बीमारी आती है, तभी भी कंपनी उसको पैसा देती है। तो ऐसे ये सब राइडर रहता है। राइट। ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड यानी कि जब भी कोई पॉलिसी परचेस करता है और 15 डेज पे उसको ग्रेस पीरियड मिलता है, उसको लगता है ये पॉलिसी सही नहीं है, तो उसको, वो पॉलिसी है वो कैंसिल कर सकता है, उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। और फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस यानी कि कभी कुछ आग लग गई, तो वो टाइम पे इंश्योरेंस मिलता है, उसको फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस? प्रॉपर्टी, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हिसाब से हम एक इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या देखो, होता ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। है? जैसे हम फॉरेन जाते हैं या इंडिया में भी, इंडिया की कोई भी कंट्री में जाते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉरेन जाते हैं तो उसको एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे उसका मेडिक्लेम है, लेकिन वहाँ उसको कोई बीमारी आई तो वहाँ पे एक्सपेंस बहुत रहता है, तो वहाँ पे उसने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया तो उसको वो पैसा मिलता है। दूसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस में, कभी आपका पासपोर्ट गुम हो गया या आपकी फ़्लाइट लेट आई, तो ये सब में आपको पैसा मिलता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस, जब भी आप ट्रैवल करते हो जितने दिन के लिए, उसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। कार इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बताएं। जब भी हम कार लेते हैं तो कार की वैल्यू जो रहती है कि भाई कार आज ही मेरी 10 लाख 15 लाख, वो हिसाब से इंश्योरेंस निकालते हैं। तो कार को कुछ भी होता है तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो उसके ओनर को मिल जाता है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है अलका जी, जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, उसने पॉलिसी ले ली, लेकिन उसमें राइडर, ऐसा कोई राइडर नहीं है जिसमें अगर नौकरी उसकी चली जाती है तो वो आगे प्रीमियम कैसे देगा, है ना? तो उस स्थिति में भी कोई चीज़ होती है, कोई राइडर होता है जिसमें अगर नौकरी जाने पर वो प्रीमियम वेव हो जाए? देखो, ऐसा राइडर तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई प्लान के अंदर कंपनी 1 साल का
उसको हॉलीडे देते हैं। 1 साल के बाद वो पे कर सकता है। टर्म प्लान में ऐसी फैसिलिटी है, वो 1 ईयर्स का मिल जाता है। दूसरा है कि अभी मान लो नौकरी चली गई और उसका बाद में उसको इंश्योरेंस पे करना है, तो कोई कोई प्लान के अंदर ऐसा है कि आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हो। आपने जो पहले प्रीमियम भरा है उसमें, उसको बोलते हैं पीयूए, तो पार्सल विड्रॉ करके उसमें से भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। जो बोनस आता है उसमें से भी प्रीमियम पे कर सकते हो। और आपके कंपनी को कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं अगर किसी को? या मैं सबको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ जुड़ना है या कभी भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9320537131 और मेरी अलका वोरा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मेरी कंपनी है। आप गूगल पे या जस्ट डायल में भी मेरा पेज है, तो आप उसमें से भी मेरा एड्रेस भी आपको मिल जाएगा और आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बीमा लेने में लोग हिचकिचाते क्यों हैं? लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोग मेडिक्लेम लेते हैं तो उसको लगता है अरे मैं मेडिक्लेम लूँगा तो मुझे बीमारी आ जाएगी। कोई लोगों को टर्म प्लान लेते हैं तो उसको लगता है अरे मुझे कुछ हो जाएगा। और कभी-कभी तो हम बोलते हैं ना कि ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी उसको पीछे करने के लिए भी लोग हाँ। हिचकिचाते हैं। रियल में अवेयरनेस नहीं होती है, करेक्ट। और अवेयरनेस होती है तो पूरा परफेक्ट अवेयरनेस नहीं होती है, और अवेयरनेस मिलने से लोग 100%, आज के जनरेशन में तो बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, तो वो 100% पहले सोचते हैं कि हमें बीमा लेना चाहिए। एनआरआईज भी बीमा ले सकते हैं भारत में, और कारण क्या है? एनआरआई अगर बीमा यहाँ ले सकते हैं तो उनका यहाँ पे निवेश करने का कारण क्या होता है? देखो आज इंडिया में इन्वेस्ट करते, तो इंडिया से बहुत सारे लोग फॉरेन गए, एनआरआई बने, तो उसका मदरलैंड है, तो उसको लगता है कि मेरे को, उसको ट्रस्ट रहता है एक तो, और उसको मालूम है कि गारंटर रिटर्न मिलता है, पहले 7% तो भी उसको मिलता है। और आज बहुत सारे एनआरआई वापस इंडिया आना चाहेंगे जब भी वो रिटायर होगा, तो उसका कॉर्पस है वो जमा होगा, तो उसका वो कॉर्पस वो बाद में यूज़ कर सकता है। इसलिए बहुत सारे एनआरआई हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस की इतनी सारी हमने बातें करी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना समय दिया। इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए बहुत मायने रखता है। ये अलग बात है कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों का इसमें जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएँ। और इंश्योरेंस में सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक तो खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, साथ ही निवेश भी कर रहे हैं, जो कि दूसरे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज से के विपरीत है। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आपने जो इन्वेस्ट किया, जो पैसा आपने लगाया, उसी की ग्रोथ होती है। लेकिन इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहाँ पे आपने, अगर मान लो बीच में, टर्म के बीच में कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी आगे वाले प्रीमियम भी वो देती है। तो ये चीज़ और किसी एफडी में या म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ्यूचर ईएमआई की भी जिम्मेदारी कंपनी ले लेती है, तो उस तरह से इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ ये बताएं कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? देखो हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी है वो टैक्स बेनिफिट देता है, तो जो बोलते हैं ना एंडोमेंट प्लान, ये सब प्रोडक्ट होता है ना, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो यूलिप पॉलिसी है उसके 2.5 लाख तक ही उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, और इसमें जो एंडोमेंट्स होते हैं उसमें 5 लाख तक मिलता है। लेकिन अभी तो कैसा होता है, ओल्ड टैक्स, ओल्ड वाला और न्यू वाला जो टैक्स का है स्ट्रक्चर, तो उसमें ओल्ड में ही मिलता है, न्यू में तो मिलता नहीं है। और पहले तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग टैक्स बेनिफिट के लिए ही इंश्योरेंस लेते थे। तो एक तो टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं, फैमिली सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज आप छोटी सी बातें देखें कि आज हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में कवर लेते हैं, कार में कवर लेते हैं, तो हमारी अनलिमिटेड वैल्यू है, उसके लिए हम कवर क्यों नहीं लें? उसके लिए तो हमें कवर लेना ही चाहिए, और उसकी वैल्यू हम उसके लिए कोई गिनती नहीं कर सकते। तो पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए अपना कवर, मेडिक्लेम
ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो कभी भी अभी हम बोले कि कोविड में बहुत सारी फैमिली ने ऐसा सफ़र किया कि उसके पास मेडिक्लेम नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, सिल्वर है, सब उसको बेचना पड़ा। तो ये मेडिक्लेम ऐसा चीज़ है कि कभी भी आपको एसेट को टच करे बिना आप आराम से ये अपना जो मेडिक्लेम है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसको सॉल्यूशन ला सकते हो। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि आप दूसरा अपना इन्वेस्टमेंट है या अपना मौत है या सब छोड़ के एक बार आप मेडिक्लेम पहला लीजिए, दूसरा टर्म प्लान लीजिए, आपकी फैमिली को पहले सिक्योर कीजिए। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझसे लीजिए, आप अपने जो भी एजेंट है उसके पास से लीजिए, ऑनलाइन से लीजिए, लेकिन आपको ये कवर पहले करना ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जितना इम्पोर्टेंट है, इतना ही हमारी लाइफ में ये इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और टर्म प्लान इम्पोर्टेंट है। राइट मैम, ये ग्रेस पीरियड के बारे में बताएं, ग्रेस पीरियड क्या होता है? देखो, जब भी प्रीमियम पे करना रहता है तभी कभी क्लाइंट के पास थोड़े दिन का पेमेंट का कुछ सहूलत नहीं होता है, तो उसको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो उसको 1 महीने के बाद प्रीमियम पे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसको ग्रेस पीरियड बोलते और हैं। फ्री लुक पीरियड क्या होता है? फ्री लुक पीरियड उसको बोला जाता है जब भी नया पॉलिसी परचेस करते हैं और 15 डेज फ्री लुक पीरियड मिलता है। तो कभी लगता है कि मुझे पॉलिसी चेंज करना है, कोई प्लान चेंज करना है या पॉलिसी कैंसिल करना है, व्हाटएवर, उसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। तो ये बात आपने बताई कि अब क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से तो और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस हो गया कि अब ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, लेकिन न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी में वो टैक्स बेनिफिट मिलता ही नहीं है। लेकिन और आप ये बता रहे थे कि जो टर्म प्लान होता है उसमें एक लिमिट कम होती है, 2.5 लाख तक की लिमिट होती है, लेकिन इंडाउमेंट में लिमिट 5 लाख तक की। नहीं, टर्म प्लान में 2.5 लाख ऐसे नहीं, यूलिप पॉलिसी लिया तो उसमें 2.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलता है। हाँ जी। और बाकी कोई भी प्लान लो आप, पार प्लान, नॉन पार, वोटेवर वो प्लान लेते हो, एंडोमेंट्स बोलते हैं सब प्लान, उसके अंदर 5 लाख तक का लिमिट है। तो आप कह रहे हो यूलिप वाला जो प्लान होता है उसमें 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन जो दूसरे तरह के प्लान्स होते हैं, इंडाउमेंट प्लान जैसे होते हैं, उसमें लिमिट 5 लाख तक की है। लेकिन वो भी पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में तो वो चीज़ थी, अब नए टैक्स जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर आया है उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर ही नहीं किया, तो ये बेनिफिट अब वो इतना मिलता ही नहीं है। तो अलका जी, ये सारी बातें जो हमने करी आज इंश्योरेंस लाइन में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी सारी बातें, अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो हमारी ऑडियंस को भी ज़रूर मायने रखेंगे, वो समझेंगे, इंश्योरेंस की ज़रूरत समझेंगे और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बारीकियों से आपने समझाया, तो ये फ्यूचर में इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और सही चुनाव कर पाएंगे कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को लेके बहुत सारी बातें हुई। इन सारे प्लान्स को बता के, इन सारे प्लान्स के जो राइडर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन से उनको ये आज आइडिया हो जाएगा कि इंश्योरेंस एक तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लेना चाहिए, और इंश्योरेंस अगर लें भी तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू, आपने ये सारी बातें शेयर करी। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में आए, और मैं सही में चाहता था कि इंश्योरेंस वाले के चैप्टर पे हम बात करें, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इट इज़ रियली एन ऑनर, आप आए, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, और मैं आपको यूथक्वेक की टीम्स के बिहाफ में आपके सारे नेक्स्ट जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और आप और कामयाबी पाएँ, उसके लिए मैं गुड विशेस देता हूँ। थैंक यू। और आपकी फैमिली को सब मेरे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से गुड विशेस हैं, और आप आगे ऐसे ही MDRT और जीतते रहें और ऊंचाइयां बुलंदियां छूते रहें इंश्योरेंस सेक्टर में, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू, आपने भी हमें यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि हमें ये मौका दिया। हाँ जी, माय प्लेजर। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा।
इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। हमें ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें, उनकी ज़िंदगी को हमेशा सिक्योर रखें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ भी और आपके बाद भी बेहतर से बेहतर जी पाएँ, क्योंकि परिवार की सुरक्षा ही भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्लोबली हर जगह ही हर इंसान अपने परिवार के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। और तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हुए इसको इग्नोर ना करें। इसलिए मेरी ये अपील रहेगी आप लोगों को कि हमारा ये पॉडकास्ट को ध्यान से देखें। इस पूरे पॉडकास्ट में जो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उसके बारे में अच्छे से समझें, और आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने जो भी विश्वसनीय पर्सन है फैमिली में, जो एक्सपर्ट हैं आपकी फैमिली में, उनसे आप राय लें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। सो थैंक यू, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा, और आगे भी हम इस तरह से पॉडकास्ट अलग अलग सब्जेक्ट पे लाते रहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमारी कोशिश यही है कि हम कोई ज़रिया बने आपके मार्गदर्शन के लिए। हम वो नॉलेज और वो स्किल्स आपके सामने रखें जो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपने संयम से, अपने डिसिप्लिन से और अपने मेहनत से और अपनी सोच से ऊंचाइयां छुई हैं, पहुँचे हैं एक मुकाम तक। तो आई एम श्योर आपको उनसे सीख के अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हम बहुत सारे व्यूज़ तो देखते हैं, हमारे वीडियोस में व्यूज़ मिलते हैं हमें, लेकिन हमें सब्सक्राइबर्स आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को। इससे अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमें मदद मिलेगी कि हम और बड़े से बड़े गेस्ट को बुलाएं और अलग अलग सब्जेक्ट पे गेस्ट को बुला पाएँ, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो इसमें हमारी आप मदद करें और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Stay tuned for the next podcast, which is Youthquake.